आपको डर नहीं लगता? वही बता रही हूँ, ये मेरा पैशन है। तो मुझे ये चीज़ें जितना ज़्यादा, यानी जो चीज़ें फैलती हैं, तो जो ट्रीटमेंट फैलता है कि पहले डोमेस्टिक एनिमल, फिर वाइल्ड एनिमल। ऐसा बुरा एक्सपीरियंस या किसी एनिमल ने आप पे कुछ हमला किया, ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं नहीं नहीं, आज कभी तक नहीं? किसी ने कभी नहीं किया। भगवान की कृपा बस। उनको भी उनका अधिकार दो, और आपके यहाँ जो बचा हुआ है कम से कम वो तो दे दो। जो अगर आप यूं ही, जितने रोड में डॉग्स हैं ये सारे के सारे एक ही माइंडसेट लेके चलते हैं कि ये रोड मेरी है, और जो भी खाना खिलाए ना खिलाए, लेकिन रात को उस गली में कोई नहीं आ सकता, चोर नहीं आ सकता, नया आदमी नहीं आ सकता, क्योंकि उनकी नज़र में बैठे रहते हैं कि इस रोड में इतने लोग रहते हैं, उनके बच्चे ये हैं। तो वो जब रात को भी आते हैं तो वो भौंकते नहीं है, लेकिन तीसरा आदमी अगर आएगा उस जगह पे तो वो भौंक के आपको सतर्क करेंगे कि भाई कोई तीसरा आया है, उठो उठो, जागो। हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स। बहुत दिन बाद थोड़ा सा एक एक्साइटेड टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और थोड़ा स्पेशल भी होने वाला है, क्योंकि आज के स्पेशल गेस्ट हैं हमारे डॉक्टर नीति सिंह, जो कि है पेट डॉक्टर, और बहुत अच्छा काम भी करते हैं वो एनिमल्स को लेकर। एक अच्छा सोशल वर्क भी है, सिद्धार्थ गार्डन में भी उनका काम है। तो आज हम उनका वेलकम करते हैं। वेलकम मैम आज के हमारे पॉडकास्ट में। और आपने बहुत टाइम, मतलब आपका बिजी शेड्यूल में जो टाइम हमें दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। वेलकम। और मैम को ही पूछते हैं हम उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैम प्लीज आपका थोड़ा नेटिव प्लेस या आपके बारे में थोड़ा बताइए ना ऑडियंस को हमारे। यस। मेरा नाम डॉक्टर नीति सिंह चौहान है। मैं नागपुर में पैदा हुई, और मेरा स्कूलिंग वहाँ के केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्कूल में हुआ, और ग्रेजुएशन मेरा नागपुर वेटनरी कॉलेज में हुआ, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसी कॉलेज में हुआ एज अ वेटनरी सर्जन एंड रेडियोलॉजिस्ट। और मेरे स्टाफ स्कूल का, कॉलेज का इतना अच्छा रहा कि मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता गया। बचपन में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब पढ़ना शुरू किया 9th के बाद में सीरियसली, तो मेरे पेरेंट्स मेरे से बहुत खुश हुए कि हमारी बेटी ने उनका नाम रोशन किया। और आज मैं एक वेटनरी सर्जन हूँ, सिर्फ मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई की वजह से। वजह से मतलब मैम? बिकॉज मेरा एनवायरनमेंट घर का इतना हेल्दी, इतना सपोर्टिव था कि वो चाहते थे कि मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनूं, और वो भी वेटरनरियन ही बनूं। ह्यूमंस का कभी उन्होंने चाहा ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मेरे पैशन को देखते थे। बचपन में भी मैं बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थी एनिमल्स को लेके आना, एनिमल्स की हेल्प करना। वो मेरे फैमिली में शायद पेरेंट्स में ही था। हाँ, कि किसी को कुछ लगा है तो हम उसकी हेल्प करें, उसको खाना खिलाने जाएं, वो भूखा होगा। तो हमारे यहाँ पे मैं 10th में ही शायद उस कॉलेज में गई थी पूछने के लिए कि भाई आपके यहाँ एडमिशन कब होते हैं। तो उन्होंने बोला 2 साल बाद आना एडमिशन के लिए। अच्छा। तो तब कुछ ऐसा था, स्कोरिंग या परसेंटेज ऐसे था? हाँ, वहाँ पे तब भी हमारा जो एग्जामिनेशन हुआ था वो ICAR के थ्रू हुआ था, दिल्ली के थ्रू। अच्छा। और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, ऐसे था ना कि थोड़ा टाइम पहले अगर देखे तो MBBS और BAMS को नंबर नहीं लगा तो लोग फिर इधर ये वाले जाते थे। हाँ, क्योंकि लोग अधिकतर कैसा है, ये सोचते थे कि मेरा कैरियर कैसा बनेगा, मैं किस में ज़्यादा कमाऊंगा। कमाना मेरे ख्याल से ज़्यादा ये कैरियर को लेके सोचते हैं लोग। लेकिन मैंने इसमें ये सोचा कि मेरा पैशन क्या है, मेरा दिल किस में लगता है। आपने पैशन एंड करियर दोनों एक साथ लाया। और इसमें जब मैं कुछ काम करती हूँ तो मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अब आगे क्या करना है या कोई होमवर्क, क्योंकि ये बेसिकली मेरे अंदर ये इंस्टिंक्ट है कि बस जो ग्रो करती जाती है और वो यूज़ होती रहती है। सही बात है। और यहाँ कैसे शिफ्ट हुए आप, नागपुर से यहाँ? मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड बीड़ अंबाजोगई के हैं। और जब हमारी शादी हुई तो फिर उसके बाद में हम इधर पे शिफ्ट हुए। आप प्रॉपर अंबाजोगई से हो मैम? अंबाजोगई? हाँ, अंबाजोगई। आई एम आल्सो फ्रॉम अंबाजोगई। नाइस टू मीट यू। पहले आपने मुझे बीड़ बताया तो मुझे लगा ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट तो है। बट अभी आप जब अंबाजोगई का नाम ले रहे हो तो ऐसे लगता है ना करीबी रिश्तेदार हो गए। तो फिर आप यहाँ शिफ्ट हो गए? यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ओके। और अभी कैसे चलता है यहाँ पे आपका शेड्यूल? और वो अभी कैसा है, मेरे बच्चे हैं 2, मेरी बेटी बड़ी है और छोटा बेटा है। तो सुबह तो इन दोनों की तैयारियां होती हैं, और उसके बाद में मैं मेरा
जू का करती हूँ सुबह का आवर्स, और उसके बाद में मैं मेरा क्लिनिक अटेंड करती हूँ। जू मतलब हमारा सिद्धार्थ गार्डन? सिद्धार्थ गार्डन जू। और वहाँ क्या है आपका काम? मैं वहाँ के जितने वाइल्ड एनिमल्स हैं उन सभी की डॉक्टर हूँ। तो जिसको भी प्रॉब्लम आती है उन सभी का ट्रीटमेंट मेरे पास होता है, कि छोटे से छोटा प्रॉब्लम और बड़े से बड़ा प्रॉब्लम वो मैं ही डील करती हूँ। सभी की हिस्ट्री मेरे पास में होती है कि इससे लास्ट टाइम क्या हुआ था, उनका रिकॉर्ड्स, आगे का फॉलोअप क्या रहेगा, और अगर किसी एनिमल की इस दौरान में फ्यूचर में अगर डेथ भी होती है तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मैं ही बनाती हूँ। वाइल्ड एनिमल मतलब लॉयन और वो सब? यस, लॉयन है, सांभर है, चीतल है, और टाइगर्स हैं, क्रोकोडाइल हैं, बर्ड्स हैं, मंकीज हैं, नीलगाय हैं। आपको डर नहीं लगता? वही बता रही हूँ, ये मेरा पैशन है, तो मुझे ये चीज़ें जितना ज़्यादा, यानी जो चीज़ें फैलती हैं, तो जो ट्रीटमेंट फैलता है कि पहले डोमेस्टिक एनिमल, फिर वाइल्ड एनिमल, फिर एक्वाटिक, तो ये सब में बस मज़ा आता है। हाँ, मज़ा आता है। हाँ। कुछ ऐसा बुरा एक्सपीरियंस या किसी एनिमल ने आप पे कुछ हमला किया, ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं, आज तक किसी ने कभी नहीं किया, भगवान की कृपा बस है ना। हाँ। नहीं तो ऐसे सोचते ना, मतलब देखते भी है बहुत बार वीडियोस में। और डोमेस्टिक एनिमल के लिए आपका तो क्लिनिक शायद हमारे एरिया में N1 में ही मैम का क्लिनिक है, और बहुत सारे पेट लवर्स भी हमारे एरिया में है। हाँ। तो वो सारे आपके क्लाइंट तो होंगे ही ऑलमोस्ट, है ना? मेरे पास नहीं तो कहीं और पर किसी अच्छे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराते ही है। तो उस पे से ना एक क्वेश्चन मुझे ये पूछना है मैम, डोमेस्टिक एनिमल के हिसाब से आजकल लोगों का मतलब ऐसे हो गया ना, जिनके यहाँ एनिमल है और जिनके यहाँ नहीं है, तो उनके अंदर बहुत सारा वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। यही मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है बोलने का, क्योंकि मैं चाहती भी हूँ कि जो लोग जानवर पालते हैं एक वो जात है, जो नहीं पालते वो एक जात है। अब इसमें क्या हो जाता है, जो भी पशु प्रेमी है तो वो सोचते हैं कि ये जो रोड में जा रहा है वो बड़ा दुबला सा है, इसे चोट लगी है, मैं इसे कुछ खिला दूं क्या, हाँ। मैं इसे कोई दवाई दे दूं क्या। हाँ। और जो कहता है कि नहीं, कुत्ते, बिल्ली, ये गाय, ये सब मेरे ना सामने गंदा करते हैं, तो ये मुझे होना ही नहीं। अब ये पसंद करने वाले और नहीं पसंद करने वाले की ही ये दो जात। हाँ। तो जो पसंद नहीं करते हैं, ये सिर्फ उनकी इनका कभी वास्ता पड़ा नहीं है जानवरों से। अगर इनके पेरेंट्स या इनके घरों में कभी ये सिखाया जाता कि ये जानवर भी भगवान की ही बनाई हुई चीज़ है, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे आप भगवान के द्वारा भेजे गए हैं नीचे धरती पे, धरती आपकी नहीं है, सही है, तो अकेले आपकी नहीं है, तो पूरे जानवरों की भी धरती है और आपकी भी है। आपको कोएग्जिस्ट करना ही पड़ेगा उनके साथ। प्रेम से करोगे तो ज्यादा अच्छा है, प्रेम से करोगे तो प्रेम भी मिलता है, प्रेम भी मिलता है। और फिर उनके लिए कुछ मैसेज जो बोलते हैं कि यार डॉग यहाँ नहीं चाहिए, सोसाइटी में नहीं चाहिए, हाँ। या फिर हमारे ऊपर हमला करता है, गंदा करता है। अभी कैसा है, जैसे हमारे बच्चे छोटे थे तो वो कहीं पे भी उनको सुसु पॉटी आती थी रोड पे, उन्होंने किया, हमने उठाया, हमने उसको डिस्पोज ऑफ किया बराबर। तो हम तो उनका करते थे क्योंकि वो हमारी औलाद हैं, हमें तो करना है जब तक वो सीख ना जाए। तो वही अगर हर एक रोड पे, हर एक घर के सामने अगर कोई कुत्ता रह रहा है, तो हम और हमारे पूर्वजों ने कुत्तों को, बिल्लियों को डोमेस्टिकेट करके अपनी जिंदगी में शामिल किया। तो आज अगर आपके पास में सीसीटीवी कैमरे हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि डॉग्स आपके काम के नहीं बचे, बिल्लियां आपके काम की नहीं बची, गाय आपके काम की नहीं बची। ये सब की अपना एक अधिकार है जीने का, इनकी भी जमीन उतनी जितनी आपकी है, तो उनको भी उनका अधिकार दो। और आपके यहाँ जो बचा हुआ है कम से कम वो तो दे दो। जो अगर आप यूं ही डिस्पोज ऑफ करने वाले हो, वो तो बेचारे आपसे मांगते भी नहीं है कुछ, एक बार प्यार से बोल दो तो वो आपके सामने बैठे रहेंगे। और उनको आदत डाल दो ना कि वो इधर पे शुशु पॉटी ना करें, एक किनारे में जाके खाना खिलाओ, अपने आप वो समझेंगे कि अरे ये तो मेरे जो मुझे प्यार करता है उसका घर है, वो कभी गंदा नहीं करेंगे। अच्छा, आपने अभी बोलते टाइम ये बताया मैम कि उनको खिला दो, दे दो। तो मेरा थोड़ा ना एक एक्सपीरियंस ऐसा है गाय को लेकर कि लोग आजकल गाय को कुछ खिलाने नहीं देते हैं और मना करते हैं कि नहीं आमच्या गायला काही द्यायचं नहीं है। तो इस पे आप क्या बोलोगे, देने भी नहीं देते हैं?
पहले कैसा होता था कि हम लोग सब ये सोचते थे कि एक रोटी गाय की, एक हाँ। रोटी कुत्ते की और एक रोटी पक्षियों की। हमारे पहले के लोग कहते आए हैं बनती ही थी। और उस तरीके से हम जब उन्हें खिलाने लेके जाते थे तो हम उसमें अपना स्वार्थ नहीं देखते थे। हमारे यहाँ बस ये प्रथा थी, हम उनको खिलाते थे कि भाई यही तो है कोएग्जिस्टेंस, कि ये सब हमारे आश्रित है। हाँ, हमको इनको खिलाना है क्योंकि ये भी हमारे साथ है इस दुनिया में। वो बना नहीं सकते, वो खाना प्रोक्योर नहीं कर सकते, तो हम उनको खाना दे रहे हैं। अब लेकिन क्या हो गया है, अब एस्ट्रोलॉजर कहता है कि तुम्हें इस दिन गुड़ खिलाना है, तुम्हें उस दिन तेल की रोटी खिलाना है। लेकिन ये सब खिलाने से गाय का पेट खराब हो जाएगा। और आप क्या एक रोटी खिलाओगे इतनी सी, वो भी तेल भरी हुई, इतना सा गुड़ खिला दोगे, उसका ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। तो कोई भी आजकल मना ही करेगा कि तुम भाई मेरी गाय को मत खिलाओ, तुम्हारी अपनी रेमेडी के लिए खिलाने आए हो तो क्यों खिला रहे हो। तब कि आपको उन्हें हरा चारा खिलाना चाहिए। जब आप चाहे तो उनका महीने में उनका सपोर्ट कर दीजिए कि भाई मेरी तरफ से 1 गट्ठा 2 गट्ठा आपके यहाँ आएगा रोज। वो सपोर्ट हुआ तो कोई भी मना नहीं करेगा कभी। ये बहुत अच्छा मैम ने मैसेज दिया है हम लोगों को कि हम रेमेडी की तौर पर जो काम करते हैं तब जाके हमें लोग मना करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अगर आप प्योर माइंड से, मतलब मेरे घर में तो आज भी बनती है मैम, मैं पहली और आखिरी वो 2 चीजें तो मैं एक डॉग के लिए और एक गाय के लिए बनाती हूँ। बट गाय नहीं मिलती तो मैं दोनों डॉग को ही दे देती हूँ। तो ऐसी चीजें हमने करना जरूर चाहिए। और मैम आप और क्या बोलना चाहोगे ऑडियंस को कि एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए? अभी एक बात जरूर है कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारे घर में कुछ फंक्शन है तो हम इतने लोगों को बुलाएंगे, हम उनके लिए ये बनाएंगे, या तो फिर कोई क्या बोलते हैं कुछ तो थीम वेडिंग या थीम बर्थडे है। तो थोड़ा सा ये भी आप सोच सकते हैं कि भाई जिस जिस जगह पे गायों की गौशाला है वहाँ पे आपके बच्चों को जन्मदिन के दिन, आपके यहाँ शादियां हैं उसके पहले 1 महीना पहले ही कुछ उनके हाथों से दिलवा के आओ कि भाई ये आपके यहाँ का महीने का 6 महीने का हमारी तरफ से ये रखिए कि खाने का है या दवाइयों का खर्चा। तो इस तरीके से वो उनको भी जीवन में कुछ और सपोर्ट मिलेगा। हमारे बच्चे भी ये सीखेंगे कि हम भी किसी और की जिम्मेदारी ले सकते हैं, उनकी ज़िंदगी हमारे भरोसे। तो हम फिजूल खर्ची करने के बजाय किसी और का भी भला, इसमें वो नीडी बच्चों को भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जानवरों का ही करें, चाहे तो नीडी बच्चों का करें, हॉस्पिटल्स में जाएं। क्योंकि जो भगवान ने हमें हेल्दी शरीर दिया है, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई बोलता है मैं बड़ा बोर हो रहा है। पहले ये तो देखो कि भगवान ने तुम्हें स्वस्थ बनाया है, इससे बड़ी अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती। जो है उसकी कीमत करना जरूरी है। सही बात है मैम। थोड़ा सिद्धार्थ गार्डन के ऊपर बात करते हैं। वहाँ पे बहुत क्राउड आता है और ऐसे कुछ वो क्राउड को लेकर कुछ एक मैसेज या एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे? क्राउड में छोटे बच्चे रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की टीम भी आती है, बुजुर्ग भी आते हैं। तो जो छोटे बच्चे आते हैं, तो जो टीचर्स आते हैं, उनका काम है कि वो उन्हें बताएं कि भाई डोमेस्टिक एनिमल वाइल्ड एनिमल में फ़र्क क्या है। आज ये वाइल्ड एनिमल शहर में क्यों एक क्लोज्ड एरिया में है, क्योंकि ये सब एक्सटिंक्ट होने वाली प्रजातियां हैं जिनको कि संभाल के रखा जाएगा, कि जिनकी वजह से कल इनकी प्रजाति खो ना जाए। आज इनके लिए घर नहीं है। हमने जितने जंगलों को काट काट के बना लिए अपने घर, अपने खेत, वो उनका हक था जिसे हमने मारा। तो आज वो बेचारे क्लोज रूम्स में, क्लोज कन्फाइनमेंट्स में हमारी वजह से सफ़र कर रहे हैं। जितने चीता आप बोलते हो, यहाँ पे लेपर्ड पाया गया, यहाँ पे चीते का इधर हमला हो गया, इधर हमला हो गया, अरे वो तो इस रोड पे दिखा इस वाले मॉल में घुस गया। ये हो क्यों रहा है? क्या उसको क्या पड़ी हुई है आपसे मिलने की? उसको कोई शौक नहीं है, इंसानों में इंटरेस्ट नहीं है। पर आपने उसकी जगह को अपना जगह बना के वहाँ पे खेत बना लिए, घर बना लिए, रोड बना रहे हो, बड़े बड़े 4 लेन्स बना रहे हो, तो वो कहाँ जाएगा? कोई एक जगह तो छोड़ दो कि जहाँ पे वो खुद सुख से रह सके। तब कहीं जाके वो तुम्हारी जगह पे इंटरफेयर करना अपने आप बंद कर देगा। रही बात जू की, तो जू में जो एजुकेशन है वो ये है कि वो वहाँ पे रह रहे हैं, जो वहाँ पे विजिट करते हैं वो उन एनिमल्स को छेड़ने के बजाय जाके देखें कि भाई वहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए इंफॉर्मेशन के कि ये कौन सी प्रजाति है, क्या है इसका जेस्टेशन पीरियड, क्या खाता है, कितना वजन होता है, कब मैच्योर होता है। वो इन्फॉर्मेशन अगर उनके साथ जो गए हैं बड़े, वो पढ़ के बताएं,
घर में जाके वो इस तरीके के इंफॉर्मेटिव बुक्स पढ़ें कि अच्छा मैंने जो वो देखा वो टाइगर ये था, कितना खाता है, कैसे रहता है, क्या एज होती है इसकी, तब ये बात बनेगी कि भाई जो जू में गया कि फ्रूटफुल विजिट इस तरह मानी जाएगी, बजाय वहां जाके छेड़ने के और उसको पत्थर मारने के बजाय। ये बहुत अच्छी बात है कि आप जू में जा रहे हो एनिमल्स देखने के लिए, तो एक अच्छे पर्पस से जाइए, कुछ सीखने के लिए जाइए, ना कि वो एनिमल्स को तकलीफ देने के लिए। आप चिल्लाओगे और वो आपकी तरफ देखेगा, ऐसा तो होगा नहीं। सही है, सही है। और वैसे ही मैंने एक और एक्सपीरियंस किया मैम, जो रास्ते के डॉग्स होते हैं रोड वाले, तो वो ना उन लोगों के पीछे जाते हैं जो उनको छेड़ते हैं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वो हमारे पीछे कभी नहीं आते हैं। जितने रोड में डॉग्स हैं ये सारे के सारे एक ही माइंडसेट लेके चलते हैं कि ये रोड मेरी है, और जो भी खाना खिलाए ना खिलाए, लेकिन रात को उस गली में कोई नहीं आ सकता, चोर नहीं आ सकता, नया आदमी नहीं आ सकता, क्योंकि उनकी नजर में बैठे रहते हैं कि इस रोड में इतने लोग रहते हैं, उनके बच्चे ये हैं। तो वो जब रात को भी आते हैं तो वो भौंकते नहीं है, लेकिन तीसरा आदमी अगर आएगा उस जगह पे तो वो भौंक के आपको सतर्क करेंगे कि भाई कोई तीसरा आया है, उठो जागो। तो ये जो रोड के डॉग हैं, जो स्ट्रे डॉग हम कहते हैं, जंगली कुत्ता, ये जंगली नहीं है, ये टोटली प्योर इंडियन है। सबसे पहले इन्हीं की कदर करो, इन्हीं की सेवा करो। सेवा के साथ साथ मैम, जब हम डॉग पालते हैं तो उसका कुछ प्रिकॉशन भी हमें लेना चाहिए कि हमारे आजू बाजू के लोगों को उसकी तकलीफ ना हो, ऐसे कुछ। बेसिकली देखा जाए तो डॉग पालने के बाद जैसे आपके घर में एक बच्चा पैदा होता है तो उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। वो रोता है तो कोई आके नहीं बोलता कि ये रो रहा है, इसको चुप कराओ, अरे बच्चा है वो रो रहा है। जाती होती है ना। हाँ, तो कभी कभी ऐसे मैंने अभी 1-2 रील्स देखे मैम, जिसमें डॉग ने हमला किया, लिफ्ट से जाते टाइम एक लेडी पे हमला किया, उसको काटा, तो वो बहुत सारा इशू हुआ रिसेंट में। तो ऐसी चीजों पे कुछ प्रिकॉशंस के लिए आप कुछ बोलोगे क्या? जो लोग डॉग्स पालते हैं वो अपने डॉग्स को कभी भी ज्यादा बांध के ना रखें, ज्यादा बंद ना रखें, थोड़ा घुमाने ज्यादा लेके जाएं, क्योंकि अब कैसा रह गया है, घर छोटे हो गए हैं। हाँ। किसी को भी उन्हें अपने घर के किसी गैलरी में रखना है या अपने साथ रखना है, लेकिन ज्यादा वो खुला घूम नहीं पाते, क्योंकि वैसे ही जैसे मैंने बोला कि आधी कम्युनिटी जानवरों की प्रेमी है तो आधी कम्युनिटी जानवरों की प्रेमी नहीं है। तो पहले ये होता था कि कुत्ते को छोड़ दिया, जा घूम के आ जा, तो घूम के आ जाता था। अब ये नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ इस तरह पॉ करते हैं कि अरे तू कौन है, वो मिलना चाहते हैं, उनके कोई हाथ अलग से है नहीं। तो ये इसको कहते हैं मिलना, वो कहते हैं मेरे आंग पे आया। ये फर्क यहीं से शुरू हो जाता है। अपन डर गए तो और ज्यादा वो हाँ, तो फिर ये सोचता है कि आखिर ये कौन है जो मेरे को देख के ऐसा घबरा रहा है, तो वो और दूसरी बार ऐसा करके देखते हैं, तो वो बोलते हैं माझा अंगावर आला। ये बात है। हाँ, तो जो अटैक किया वो उसमें क्या है, जब आप आपके डॉग को घुमाने लेके जाओ तो ये देख लो कि अगर उसका स्वभाव ऐसा है कि वो थोड़ा चिड़चिड़ा है या नए इंसान को बर्दाश्त नहीं करता, तो उसके फेस पे मास्क लगा के लेके जाओ। और जो भी आवर्स हैं कि जब ज्यादा लोग घूमते हैं या बाहर रहते हैं, तब आप ऐसे आवर्स में जाओ कि जब लोग कम रहते हैं। ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया है मैम ने कि डॉग को उसी टाइम, अगर हमारा डॉग थोड़ा गुस्से वाला है तो एक तो मास्क लगाइए, या फिर क्राउडी एरिया देखो या नहीं है, कौन सा टाइम उनका, वो सब देखकर हम हमारे पेट को घुमाने लेके जा सकते हैं, जिसकी वजह से सब लोग शांति से जी सकते हैं। और मैम कुछ मैसेज दीजिए ना। मेरा मैसेज यही है कि जो लोग अभी सोसाइटीज बनने लगी हैं, सोसाइटीज के नियम बनने लगे हैं, डॉग्स इस जगह पे गंदा करेगा तो इतना फाइन होगा, डॉग को आप पाल सकते हैं तो रात के वक्त में चिल्लाएगा तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा, फिर आप लिफ्ट हमारी यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ शुशु करेगा तो ये चार्जेस होंगे। थोड़ा ये भी बताओ कि उनके लिए तुमने क्या सुविधा दी है। हाँ, हर एक सोसाइटी में भी कुछ होना चाहिए ना, कि आपने कब डॉग्स का पार्क बनाया, आपने कब ऐसा बनाया कि बर्ड्स की फीडिंग के लिए जगह बनाई, कि ये हम इको फ्रेंडली अपनी सोसाइटी बना रहे हैं। जैसे आपने हरियाली लगाई, तो कभी आपने ये सोचा कि मैं यहाँ पे गौरैया चिड़िया या इन लोगों के लिए कोई ऐसा फीडर रखूं कि जो लोग आएं और अपने घर से दाने वहाँ पे डाल के जाएं, या जो भी आपके घर में लेफ्ट ओवर है वो आपकी सोसाइटी के बाहर एक कॉमन एरिया बना दो, जहाँ पे कि आपने पानी की एक नाद रख दी और खाने का रख दिया, कि जो भूखे हैं वो बेचारे वहां से खाना खा के जाएं, डॉग्स, गाय। तो ये भी करने में क्या बुरा है, इन्हें नियम सिर्फ
कुत्तों के बिल्लियों के खिलाफ ही क्यों बनाने हैं आपको? जब इंसानों के लिए अच्छे बनाने हैं तो उनके भी अच्छे के लिए बनाओ ना। एक डॉग पार्क बना दो, एक उनके साथ में जो ओनर है वो वहां पे ब्रेंच पे बैठ सके, वो भी धूप में अपने ओनर पेट के साथ में बैठ सके। ये भी तो सहूलियत देना एक सोसाइटी का काम है। आप सोचते हो बच्चों के लिए पार्क बनाया, उनके लिए स्लाइड रखी, तो फिर डॉग्स के लिए अगर 2-3 ब्रेंच बना दिए, पेट लवर्स के लिए पार्क बना दिया तो कुछ जाएगा नहीं और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है मैम, मैंने तो भी आज तक नहीं सुना है ये पॉइंट आपने जो बोला है। उम्मीद तो करते हैं कि सारे बिल्डर्स लोग या जो भी सोसाइटी बना रहे ये पॉडकास्ट देखे और ये पॉइंट उन्होंने नोट करना चाहिए। मैम और एक क्वेश्चन मेरा ऐसा था कि जो पेट की जो लाड़ निकलती है उसके बारे में बहुत लोगों को कुछ है नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। यस, कैसा है, जो डॉग है जब वो पपी होता है तो उसके अंदर उसके पेरेंट्स जो वैक्सीनेटेड होते हैं, उसके माँ बाप, तो उसका प्रतिरोधक शक्ति 3 महीने की उम्र तक रहती ही है कोई भी पपी में। और जब हम वैक्सीनेट करते हैं तो वो 1.25-2 महीने की एज में फर्स्ट वैक्सीनेशन उसका हो जाता है। तो उसके बीच में उसे रैबीज हो ये चांसेस तो नील रहते हैं। और उसके बावजूद जो रोड पे डॉग्स हैं उनका महानगर पालिका वैक्सीनेशन करती ही है। ईयरली वैक्सीनेशन सभी का होता है, सबको 8 महीने की एज के बाद में ऑपरेट भी करते हैं एबीसी प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें कि वो आगे और प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल में भी रहेगी सिटी में और मिनेस नहीं क्रिएट होगा। लेकिन एक भ्रम ये भी है कि जब कुत्ता कहीं पे भी लार गलाता है, बारिश के दिनों में अगर वो कहीं पे हाफ के कहीं घूम रहा है और उसे स्किन का इशू है, तो लोग अधिकतर एक कॉमन शब्द यूज करते हैं पिसाड़ा कुत्ता। तो ये पिसाड़ा कुत्ता नहीं होता है, उसको सिर्फ स्किन का इशू है और वो परेशान है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको रेबीज है। और हर एक रोड के डॉग को रेबीज हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि महानगर पालिका वैक्सीनेशन करती ही है। और जो छोटे हैं तो उनके अंदर सभी को रेबीज हो ये जरूरी नहीं है। रेबीज से क्या इंसानों को क्या हार्म होता है उससे? अब ऐसा अगर डॉग जो कि रेबिड हो वो अगर काट ले तो हमें रेबीज हो जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है। लेकिन जब भी डॉग की लार गिर रही है और वो वैक्सीनेटेड है, तो लार यानी उनका सलाइवा, मुंह का पानी, तो उसमें कहीं पे भी रेबीज टपक रहा है ऐसा ये सोच के चलते इंसान, ऐसा नहीं है। कोई रेबीज नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो वैक्सीनेटेड है, वो हर साल वैक्सीनेट हो रहा है। तो वो जो उसके मुंह का पानी नीचे जमीन पर टपक रहा है तो रेबीज टपक रही है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो जो हमारे घर के जो एनिमल है उनको भी हमने प्रॉपरली वैक्सीनेटेड करना ही चाहिए, वैक्सीन देना ही चाहिए। उनको क्या क्या बीमारियां होती है एनिमल्स को हमारे? अभी बेसिकली आधे से ज्यादा लोग इस बात को लेके घबरा जाते हैं कि मेरे डॉग को गैस्ट्रो हो गया है क्या, तो मेरे डॉग को अगर गैस्ट्रो हुआ तो ये बचेगा नहीं। तो गैस्ट्रो एक तरीके से सिर्फ एक शब्द है, गैस्ट्रोएंटराइटिस। गैस्ट्रो का मतलब पेट और एंटराइटिस का मतलब अपने इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन। गैस्ट्रोएंटराइटिस, जो पेट और इंटेस्टाइन को इन्फ्लेमेशन हुआ तो उसके इन्फ्लेमेशन के इन्फेक्शन को बोलते हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस। अब उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बढ़ गया तो ये चीज़ें और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती हैं। गैस्ट्रोएंटराइटिस बहुत वजह से होता है कि अगर बदहजमी हो गई तो हो जाएगा, ओवर फीडिंग हो गई तो हो जाएगा, खाना अगर सही तरीके का रोज का नहीं मिला और कोई तीसरी चीज़ अचानक दे दी तो गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाएगा। और वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस जो होता है उसकी वजह से डॉग्स मरते हैं। इसकी वजह से नहीं कि थोड़ा सा बदहजमी हो गई तो, यानी गैस्ट्रो होना ही एक बहुत बड़ा हुआ है, ये ऐसा भ्रम है। इसमें बहुत तरीके का होता है कि हल्का मुल्का लूज मोशन लग गया, इसको भी गैस्ट्रोएंटराइटिस ही कहेंगे। लेकिन वायरल वाले में डेथ होती है। छोटे मोटे को जब खाने में बदलाव आ गया या थोड़ा सा बदहजमी हो गई, ये भी गैस्ट्रो ही है, लेकिन वो जानलेवा नहीं होता है। ये सारी चीजें मैम मैं ये पूछना चाहूंगी कि गैस्ट्रो और रेबीज दोनों के सिम्टम्स क्या होते हैं? जो रेबीज है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, यानी मोटार सिस्टम जो है बॉडी का, कि मैं कह रही हूँ कि मुझे खाना खाना है तो मेरा हाथ उठेगा और ये मुंह तक आएगा। ये मोटार सिस्टम है कि ये सिंक्रोनाइजेशन हाथों का कि ये सिकुड़ गई उंगलियां और मुंह का कि ये मुंह खुल जाएगा। तो ये ब्रेन ऑर्डर कर रहा है और मेरी बॉडी के पार्ट्स रिसीव कर रहे हैं और उस तरीके से काम कर रहे हैं।
यही रेबीज में क्या हो जाता है, मोटार सिस्टम इफेक्ट हो जाता है कि डॉग को प्यास तो लग रही है लेकिन वो पानी के प्याले तक जाके, पानी से डरता वरता नहीं है, उसकी जीभ ये मोटार ऑर्डर नहीं ले पाती कि ये पानी तो मुझे अंदर लेना है, ये है प्रॉब्लम। तो वो जाता है लेकिन पी नहीं पाता। तो ये जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि वो एक तो उसका जो नाम है वो उसे पहचानना छोड़ देगा, क्योंकि यही जो सिस्टम जो आ रहा है ऑर्डर उसे रिसीव करके फीडबैक नहीं हो पाता है, इसको रेबीज बोलते हैं। तो ये साइन ये है कि आप उसका नाम लो, वो आपके नाम को अगर पहचान रहा है उसे रेबीज नहीं है। वो अगर पानी पी पा रहा है यानी उसका सिस्टम बराबर काम कर रहा है, मोटार सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी उसे रेबीज नहीं है। वो खाना खा रहा है यानी उसे रेबीज नहीं है, क्योंकि फीलिंग आई खाना खाने की, उसका मुंह चला और उसका काम बराबर चल रहा है, यानी उसे रेबीज नहीं है। ये सिर्फ एक साइंस बता रही हूँ मोटे मोटे। अब गर्मी के दिन में उसकी लार टपक रही है तो उसका मतलब नहीं है कि उसे रेबीज है। जानवरों में पसीना नहीं आता, खुद के बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए वो लगातार 12 घंटे जीभ बाहर रखेंगे क्योंकि उन्हें गर्मी लग रही है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, खुद को ठंडा रखने के लिए वो जीभ बाहर रखते हैं। अब हर वो कुत्ता जो गर्मियों में जीभ बाहर रख रहा है सबको रेबीज है, ये सोचना गलत है। और अभी गैस्ट्रो के सिम्टम्स, गैस्ट्रो में कैसा है, एक सिंपल सी बात है कि पेट अगर खराब हो गया, ह्यूमंस में भी हम खाना खाना छोड़ देते हैं। तो जब डॉग्स को गैस्ट्रो होता है तो वो खाना नहीं खाते हैं, वो थोड़ा सा खाने से दूर चले जाते हैं, उल्टियां करते हैं, क्योंकि पेट कह रहा है कि ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब ये उल्टियां सफेद रंग की फेस वाली हो सकती हैं, पीली वाली हो सकती हैं, पीला यानी बाइल के साथ एसिडिटी बहुत हाई हो गई है, वो ये बता रहा है। अब मोशंस में येलो कलर के मोशन से यानी सेफर साइड है लेकिन पेट खराब है। इसी में अगर ग्रीन तरफ की जा रही है मोशंस और बदबूदार है बबल्स के साथ में, यानी बहुत सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। और यही अगर रेडिश ब्लडिश हो जाए, यानी पेट में इतना इन्फेक्शन हुआ कि अल्सर हो गए और उन अल्सर से ब्लड लीक होके, इंटेस्टाइन से भी ब्लड लीक होके, अल्सर होके वो पॉटी के थ्रू बाहर आ रहा है, इसको बोलेंगे सीवियर गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो ये फर्क है। कितने साल का एक्सपीरियंस है ये? मैं 2000 से प्रैक्टिस में हूँ, तो अब ये हो गए शायद 25 साल। एग्जैक्टली 25 साल का मैम का एक्सपीरियंस जो आज हमारे साथ शेयर हुआ है। और इसकी बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत थी। मैम आप इतना आपका क्लिनिक का टाइम छोड़कर यहाँ पे आए और आपका जो टाइम दिया है उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। और यही हमारा पॉडकास्ट हम ख़त्म करेंगे। गेस्ट को किसी को कुछ पूछना है तो ज़रूर हमें कमेंट करिए, हम आपका मैसेज मैम तक ज़रूर पहुंचा देंगे और क्लिनिक का एड्रेस और वो सारा हम डिटेल कैप्शन में लिख देंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।